अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम इन स्टडी टाइम। आज 9th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन को, जो कि फर्स्ट टाइम 1900 में मैक्स प्लैंक ने दी थी। उसने ये कहा था कि जब एनर्जी किसी एटम से रेडिएट होती है, निकलती है, उसे रेडिएशन भी कहा जा सकता है या एनर्जी भी कह सकते हैं। तो उसके मुताबिक ये एनर्जी कंसिस्ट करती है फोटॉन्स पर, कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा भी कह सकते हैं हम। और हर फोटॉन की जो एनर्जी है वो इक्वल होती है h टाइम्स न्यू के। यहाँ h जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, और फ्रीक्वेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, जिसे एक ग्रीक वर्ड न्यू से रिप्रेजेंट किया गया। इसे पढ़ा जाता है न्यू। दिस इज नॉट वी, दिस इज न्यू। फिर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट है उसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक उसकी फेमस इक्वेशन है E=mc²। एक्चुअली जब मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी जो है वो फोटॉन पे मुश्तमिल होती है, या हर एनर्जी पैकेट की एनर्जी जो है वो h नहीं होती है, तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए आइंस्टाइन ने एक नई इक्वेशन डिस्कवर की जो एनर्जी ऑफ फोटॉन ही को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये उसके मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। यहाँ m जो है मास ऑफ फोटॉन और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। नाउ इसके बाद फिर 1913 में बोहर एक्सपेरिमेंट हुआ, और बोहर ने ये बताया कि हाइड्रोजन से निकलने वाली एनर्जी जो है वो भी क्वांटाइज होती है, और वो क्वांटाइज होने का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी भी पार्टिकल नेचर रखती है। तो ये जो डिफरेंट साइंटिस्ट का मैंने जिक्र किया है यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि हर एनर्जी जो है जो उससे पहले वेव नेचर रखती थी क्लासिकल फिजिक्स के लिहाज से, बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया कि वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो फिर 1923 में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हुआ। हाइपोथेसिस कहते हैं किसी नज़रिए को, किसी कॉन्सेप्ट को, या किसी ऐसी चीज़ को जो एक्सपेरिमेंटली उस वक्त प्रूव ना हुई हो, या ख्याली नज़रिया भी हो सकता है। डी ब्रोगली ने मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन की जो दोनों इक्वेशंस थी, उन दोनों को अपनी कंबाइन कर दिया। तो दोनों ही इक्वेशन ऑफ फोटॉन है, फोटॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। उसने सोचा क्यों ना इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। हर h न्यू भी एनर्जी ऑफ फोटॉन है, mc² भी फोटॉन है, एनर्जी है। तो दोनों फोटॉन की एनर्जी को उसने यकजा कर दिया, इक्वल कर दिया, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली। h को अगर हम राइट साइड पर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा mc²/h। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। नाउ जैसा कि आप जानते हैं कि किसी लाइट की या एनर्जी की वेवलेंथ जो है वो वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी या c/न्यू के बराबर होती है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इस फ्रीक्वेंसी की जगह इक्वेशन ऑफ 3 से mc²/h की वैल्यू रख दूं यहाँ पर, तो इस स्क्वायर से ये c कैंसिल हो जाएगा, और ये h जो डिनोमिनेटर में है ये इस इक्वेशन में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं 2/3/2, तो ये डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर है 2, तो इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं।
तो सिमिलरली मैंने इस इक्वेशन में भी यही किया। अब आप फिज़िक्स में जान चुके हैं कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम के बराबर होता है, और मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास जैसा कि पता है आपको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेलोसिटी जो है, यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्वांटम फिजिक्स में, तो ये इक्वल हो गया मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, दैट इज p। सो हम यहाँ मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन से पता क्या चला, बेसिकली ये वेवलेंथ और मोमेंटम को एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है। h जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। आप ऐसे कह लें, जब मोमेंटम इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और जब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। वेव नेचर जिसको हमने वेवलेंथ से रिप्रेजेंट किया है, और पार्टिकल नेचर एंड पार्टिकल नेचर जिसको हमने मोमेंटम से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं और को रिलेट किस तरह कर रहे हैं कि अगर हम मोमेंटम किसी फोटोन का इंक्रीज करें, यानी उसकी पार्टिकल नेचर को इंक्रीज करें, तो उसकी वेव नेचर या वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। और अगर हम इसी तरह पार्टिकल नेचर को बढ़ाना शुरू कर दें, बढ़ाना शुरू कर दें, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर पार्टिकल नेचर को कम करना शुरू कर दें तो उसकी वेवलेंथ जो इंक्रीज हो जाएगी। तो वेवलेंथ एंड मोमेंटम आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव एंड पार्टिकल नेचर रिस्पेक्टिवली। आप जहन में बस इतना रखें इस टॉपिक से रिलेटेड कि वेवलेंथ एसोशिएट करती है वेव को, और मोमेंटम एसोशिएट करता है पार्टिकल को। या आप यूँ ऐसे आसानी से याद रखने के लिए कर लें कि जिस पार्टिकल का मास होगा उसी का मोमेंटम होगा, और जिस पार्टिकल या जिस फोटोन या जिस पार्टिकल की हम वेव की बात कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ होगी। लेकिन ये इसको कहा जाता है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। ड्यूलिटी एक ऐसा नज़रिया होता है जो दो नेचर को कंबाइन कर देता है, यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जो दोनों कंबाइन होती है जिस हाइपोथेसिस में, उसे हम कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। श्रोडिंगर ने 1926 में एक्चुअली बोहर से एक स्टेप आगे की एक कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस की थी। मैथमेटिशियन थे, तो जिस तरह हम बोहर में पढ़ते हैं कि उसमें ऑर्बिट होते हैं 2 डायमेंशन में, और इलेक्ट्रॉन जो है उनके अराउंड जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है। और फिर उसने ये कहा था कि उससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है। यहाँ तक तो कंटिन्यूशन में करेक्शन ही थी। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का जो पर्पस था वो ये था कि इन्होंने ऑर्बिट की एक नई डेफिनेशन दी थी, और उसे कंसिडर किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक क्लाउड की फॉर्म में मूव कर रहा होता है, या हर जगह प्रेजेंट होता है।
तो ये, और उसको उसने नाम दिया सब शेल का, जो डिपेंड कर रहे थे उसकी एनर्जी पे। तो हर सब शेल जो है उनके डिफरेंट सब शेप्स थे। और शेप का कॉन्सेप्ट जब आता है जब किसी 3 डायमेंशन स्पेस में हम उसको देखते हैं। तो डिफरेंट सब शेल ऑर्बिटल के जो है उनको नाम दिए गए एस, पी, डी, एफ, सो ऑन। स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, ये सब क्या है? ये शेल के अंदर मौजूद सब शेल। हर शेल में जो सब शेल की तादाद होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। तो जो नंबर ऑफ सब शेल होंगे वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी है उस शेल की। मान लें कि अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसमें सब शेल सिर्फ एक ही होगा, जिसे एस कहते हैं। लेकिन अगर सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, एस और पी। अगर थर्ड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसमें 3 सब शेल हो जाएंगे, एस, पी, डी। अगर फोर्थ में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसमें सब शेल हो जाएंगे, एस, पी, डी और एफ, सो ऑन। यानी जैसे जैसे यहाँ पर शेल नंबर राइज हो रहा है, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे शेल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। तो जब एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो आप देखें कि उस में नंबर ऑफ सब शेल की तादाद भी इंक्रीज कर रही है। प्रोबेबिलिटी किसी इलेक्ट्रॉन की किसी जगह इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को शो करती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस या रीजन ऑफ स्पेस। तो बेटा वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशन है, जस्ट लाइक जैसे फुटबॉल। इससे पहले जो है बोर के कॉन्सेप्ट में वो था सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ का जो कॉन्सेप्ट था वो 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, जैसे चूड़ी होती है उस शेप में। लेकिन जब हम बात वॉल्यूम की करते हैं तो फिर जस्ट लाइक फुटबॉल जो हर तरफ से गोल है, तो इसीलिए लिखा है वॉल्यूम ऑफ स्पेस या रीजन ऑफ स्पेस, जिसने जो न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद है। तो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पोजीशन पे नहीं है बल्कि क्लाउड की सूरत में। इस रीजन ऑफ स्पेस को नाम दिया गया एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया था शेल का, नट शेल यही है। आप जहन में रखें कि जो बोहर का कॉन्सेप्ट था वो क्या था? शेल का। श्रोडिंगर ने बताया कि इसके सब शेल भी होते हैं और सब शेल के साथ साथ इसमें ऑर्बिटल भी होते हैं। तो ये है तो कंफ्यूजिंग सा थोड़ा सा, बट आप जहन में रखें कि और इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होगा, वो ऑर्बिटल किसी सब शेल का हिस्सा होगा और वो सब शेल फिर किसी शेल में मौजूद होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा फ्लैट है, उस फ्लैट के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट हैं और उस हर अपार्टमेंट के बहुत सारे कमरे। तो हम जब कहते हैं कि वो 3rd फ्लोर पे रहता है एक स्टूडेंट, तो 3rd फ्लोर पे हो सकता है 4 अपार्टमेंट है, तो 4 में से किधर होगा? तो अगर मैं कहूँ कि 4th फ्लोर के फर्स्ट अपार्टमेंट में रहता है तो आप ऐसे समझ लें कि वो सब शेल है, और बच्चा या स्टूडेंट या जो भी शख्स उस अपार्टमेंट के भी एक पर्टिकुलर रूम में रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑर्बिटल में रहता है। तो ये दरअसल
एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के एक हायर लेवल से लो लेवल तक आने में या एड्रेस देने में आसानी के लिए मौजूद है। स्टूडेंट, ये एक्चुअली टॉपिक जो है ये हायर क्लासेस में भी स्टडी किया जाएगा, और जब तक आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो श्रोडिंगर को भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे बेसिकली। लेकिन आपके 9th क्लास के लेवल पे आपको इन चंद बेसिक बातों का पता होना ज़रूरी है। आई होप कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंगर और डी ब्रोगली केस हाइपोथेसिस से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। और आप जब तक आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर कोई बात आपको पूछने के लायक हो तो इसको कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।